हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे ज्योग्राफी के अंदर सेकंड जो लेसन है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, और उसके अंदर हमने अब तक जो फर्स्ट जो पार्ट रहा हमारा, उसके अंदर हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन संरक्षण संघ है उसके आधार पे जो वन्य और वन्य जीवों की जो श्रेणियां हैं उनका विभाजन किया था। हमने 6 अलग अलग स्तर पर श्रेणियों में विभाजित किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और वो जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो है एक तो समुदाय और वन संरक्षण, और एक भारत सरकार द्वारा वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए उनके ऊपर। ये दोनों ही क्वेश्चंस इस लेसन का निचोड़ निकाल के लेके आते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 1 नंबर के क्वेश्चन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी प्रकार से समझना है, जो जो मेन चीजें उनको नोट डाउन करना है अच्छी प्रकार से, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से ज्यादा आने की संभावना होती है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक समुदाय की और वन संरक्षण में क्या भूमिका है। देखो, अगर हम बात करें तो भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। और उनके बीच जो विविधता, वैसी विविधता वन्य एवं वनस्पति के बीच देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम समुदाय की बात करें और वन संरक्षण की बात करें तो इनके बीच आपस में रिश्ता है वो बहुत गहरा रहा है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग होती है विभिन्न आंदोलनों से। देखो, विभिन्न समुदायों ने वन संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे 1960 के दशक की, 1960 के दशक में देश में एक बड़ा आंदोलन चला था। वो आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो आंदोलन है ये चला था गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात में चला था। इस आंदोलन के शुरू करने का क्या कारण था? देखो, कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जुड़ा हुआ ही था। इस आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण था नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध परियोजना की स्टार्टिंग की थी सरकार ने लगभग 1960 के दशक में, यानी कि 1956-57 के आसपास की बात है। तब ये शुरू किया था कि नर्मदा नदी के ऊपर एक बड़ा बांध बनाया जाएगा। तो उस बांध का परिणाम क्या हो सकता था कि वहां का जो वन क्षेत्र था वो नष्ट हो जाएगा और जो कृषि भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी। इसलिए उसका विरोध स्वरूप वहां का जो समुदाय विशेष था, वहां के जो लोग थे, जो ग्रामवासी थे, उन्होंने उस आंदोलन के माध्यम से नर्मदा नदी को बचाने और उस बांध का विरोध करने और अपने जो भूमि है उसको बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन है ये स्टार्टिंग कही जा सकती है एक समुदाय की वन संरक्षण के मामले में। इससे पहले विभिन्न जो समुदाय थे वो औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। वो अलग अलग समुदाय के, चाहे मुंडा समुदाय हो, संथाल समुदाय हो, गोंड समुदाय हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये आजादी के पश्चात का एक पहला आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके माध्यम से वनों को संरक्षण की बात की थी। इसके पश्चात जो दूसरे आंदोलन की बात करें हम, तो दूसरा आंदोलन 1973 में चला था, एक आंदोलन 1970-80 के दशक में। और ये 1973 में जो आंदोलन चला था ये था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन कहां पे चला था? ये चिपको आंदोलन उस समय अगर बात करें तो यूपी राज्य था, आज वहां पे है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य के अंदर चिपको आंदोलन चला था और चिपको आंदोलन के बारे में अभी खबरों में ही रहे हैं। चिपका आंदोलन के प्रणेता, यानी कि उसको संचालन करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, महान जो व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, उनका देहांत हो गया है। तो उसके देहांत के तत्पश्चात इस आंदोलन की याद पुनः जागृत हो गई थी, ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन भी क्या था? ये भी एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन था। ये वृक्षों को बचाने के लेकर हिमालय क्षेत्र के अंदर एक आंदोलन चला था। इस आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि सरकार ने हिमालयन क्षेत्र में जो वन क्षेत्र था उसको एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया था, ठीक है। और वो जो प्राइवेट कंपनी थी वो खेल का सामान बनाने के लिए वहां पे वन क्षेत्र को काटने लगी थी, लेकिन वहां के लोगों ने, वहां की विशेष रूप से महिलाओं ने उन
क्षेत्रों के अंदर वृक्षों से आपस में चिपक गई थी महिलाएं और उसको काटने से मना कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वहां पे जो वनस्पति थी, वहां पे जो जीव जंतु थे, उनको बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो चिपको आंदोलन यूपी के अंदर चला था 1973 के अंदर। अगर ऑप्शंस में आता है तो आप उत्तराखंड करेंगे, आज के संदर्भ में ये उत्तराखंड में ही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वहां पे एक आंदोलन चला था, टिहरी आंदोलन। टिहरी आंदोलन था वो भागीरथी नदी के ऊपर। ये भी कहां पे था, ये उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में ही चला था। भागीरथी नदी के ऊपर सरकार ने एक टिहरी बांध परियोजना है वो बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन वहां के लोगों ने इसका बड़े जोर शोर से विरोध किया कि यहाँ पे बांध बनाओगे तो बड़े पैमाने पर जो है वो भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी और वनों की कटाई होगी, एक प्रकार से वन उन्मूलन होगा, तो उसका भी विरोध किया था। इसके अतिरिक्त एक और आंदोलन आता है यहाँ पे, वो है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ, बीज बचाओ आंदोलन और एक नव धान्य आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन है। ये दोनों आंदोलन, बीज बचाओ और नव धान्य आंदोलन है, ये जुड़े हुए हैं एक प्रकार से रासायनिक खाद मुक्त कृषि को बढ़ा देने की बात की थी। ये भी दोनों ही उत्तराखंड राज्य के अंदर चले थे और इन आंदोलनों के माध्यम से वहां के किसानों ने यह सिद्ध कर दिया था कि बगैर रासायनिक खाद के और बगैर रासायनिक उर्वरकों के भी अच्छी प्रकार से खेती की जा सकती है। उन्होंने ये इसके माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से ये जाहिर करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, या टिहरी आंदोलन है, या नव धान्य, या फिर बीज बचाओ आंदोलन है, ये समय समय पर आंदोलन चले और इन आंदोलनों को विभिन्न समुदायों ने ही अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से चलाने की कोशिश की। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि प्रकृति को बचाने में, वन्य एवं वन्य जीवों को बचाने में ये सफल भी हुए कुछ हद तक। इसके अतिरिक्त अगर हम और समुदायों की बात करें तो राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है एक, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन, वन विभाग की लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन थी। उस जमीन को क्या किया, उस जमीन को भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है, भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया 5 गांवों ने मिलकर। कहां, अलवर के अंदर जो राजस्थान में स्थित है। और उन गांवों ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि इस 1200 हेक्टेयर जमीन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उस बंजर भूमि को हरा भरा करके दिखाएंगे। और ऐसा इन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने लगभग वन विभाग की 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित किया और वहां पे बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए। ठीक है, और वहां पे लकड़ी काटने और पशुओं के शिकार करने पर गांव वालों ने, वहां के समुदाय विशेष ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। और उसका परिणाम यह है कि आज ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र है, जो राजस्थान में कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक आंदोलन के स्वरूप आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रीति रिवाज आती हैं लोगों की। लोगों की जो रीति रिवाज है, जो समुदाय विशेष की जो रीति रिवाज है, उनकी भी वन्य संसाधनों के अंदर संरक्षण की बात की जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंदर, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है, उस क्षेत्र के अंदर 2 समुदाय हैं। एक तो है मुंडा समुदाय और एक है संथाल समुदाय। इस समुदाय के जो लोग हैं, दोनों ही समुदाय के लोग हैं, वो महुआ और
कदम के वृक्षों की कदम के वृक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, कहा कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहने वाले मुंडा और संथाल समुदाय के लोग हैं, महुआ और कदम के वृक्षों की पूजा करते हैं, जिससे वो क्या होता है, उन जो वृक्ष हैं उनका बचाव होता है। ठीक है, यानी कि इनके बचाव में, इनके संरक्षण में इन समुदाय की भूमिका है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा है, उड़ीसा व बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं वो आम व इमली के वृक्षों की पूजा करते हैं। कब करते हैं? शादी समारोह के मौके पर। शादी समारोह के मौके पर वो क्या करते हैं, आम और इमली के वृक्षों की पूजा करते हैं, जिससे इन वृक्षों के बचाव में भी, संरक्षण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में दोनों ही क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के संथाल और मुंडा जनजाति के लोग किन वृक्षों की पूजा करते हैं, या जो उड़ीसा और बिहार के अंदर जो लोग हैं वो शादी समारोह में किन वृक्षों की पूजा करते हैं। सॉरी। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इनमें अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वट वृक्ष जो होता है, बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, या तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं। ये इनको काटना या इनको जलाना वो हिंदू धर्म के अंदर अपवित्र माना जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो पर्यावरण संरक्षण के अंदर जो भूमिका है इन समुदायों की वो बढ़ जाती है, यानी कि जो ये वृक्ष है वो बचे रह जाते हैं, इनको काटा या जलाया नहीं जाता है। ठीक है, तो विभिन्न समुदाय के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो आपसी जो रीति रिवाज है उनके माध्यम से क्या होता है, वृक्षों को बचाव होता है, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंदर एक समुदाय की याद आती है, बिश्नोई समुदाय की। ठीक है, वो बिश्नोई समुदाय क्या करता है, बिश्नोई समुदाय जो है वो काला हिरण है, चिंकारा है, मोर है, इस प्रकार के जो वन्य जीव है उनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। ठीक है, तो उनके एक प्रकार से रहन सहन, उनके देख रेख करने की बात होती है तो वो बड़े प्यार से पालते हैं उनको, उनके शिकार करने पर पूर्ण रूप से वो विरोध करते हैं। आपने सलमान खान का केस सुना होगा, सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और बिश्नोई समुदाय ने पूरे जोर शोर से उसका विरोध किया और आज भी सलमान खान के खिलाफ केस चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न समुदायों ने समय समय पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके माध्यम से क्या हुआ है कि वनों का संरक्षण हुआ, वन संरक्षण या वन्य जीवों का संरक्षण है वो बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसमें हमने 1 2 3 4 5 महत्वपूर्ण जो कदम हैं वो पहले ही लिख लिए हैं ताकि समय की बचत हो। सबसे पहले हम बात करेंगे वन सुरक्षा अधिनियम, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है। ये भारत सरकार ने 1972 के अंदर भारत सरकार एक कानून लेके आई थी जिसको वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत, इस कानून के तहत कहेंगे हम, इस कानून के तहत क्या हुआ, वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि वन्य जीव का शिकार करना है वो गैर कानूनी रहेगा, उसके अंदर कुछ जुर्माना या सजा का प्रावधान है, वो इस कानून के तहत किया गया, 1972 के कानून के तहत, जिसको वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया था। इसके अतिरिक्त जो वन्य जो जीव हैं या वनों के जो अंदर जो आरक्षित जो वन है, हम लास्ट पॉइंट के अंदर करेंगे, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला है किस प्रकार से वहां पे लकड़ी काटने शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा जो है वो नेशनल पार्कों की स्थापना की है भारत सरकार ने, राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की है। और आज देश के अंदर अगर हम बात करें तो 89 नेशनल पार्क हैं देश के अंदर, और ये नेशनल पार्क वो क्षेत्र हैं जो 2 इकोसिस्टम को मिलाकर
एक प्रकार से आरक्षित घोषित किए गए, पारिस्थितिक तंत्र को मिलाकर आरक्षित घोषित किया है, जिनके अंदर विभिन्न जो संकटग्रस्त जातियां हैं या जो सुभेद जातियां हैं जिनकी संख्या कम हो रही है वन्य जीवों की, उनको आरक्षित किया गया है। एक प्रकार से उनकी रक्षा के लिए एक प्रकार से नेशनल पार्कों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त नेशनल पार्कों के साथ साथ भारत सरकार ने कुछ पशु विहार की स्थापना की है, सेंचुरी है उनकी स्थापना की है, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। इसके अतिरिक्त जो बाघ परियोजना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजना के रूप में पूछा जाता है तो वो टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ परियोजना है। इसकी स्टार्टिंग भारत सरकार ने 1973 में की थी, यानी कि 1972 के अंदर क्या आया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया और बाघ परियोजना इसके जस्ट एक वर्ष के पश्चात शुरू की गई 1973 के अंदर। इस परियोजना के तहत क्या था कि बाघों की संख्या वो तेजी के साथ घट रही। जब ये परियोजना शुरू की गई तो भारत में लगभग 1827 बाघ थे, टाइगर्स थे, वो उनकी संख्या काफी कम हो गई थी। तो भारत सरकार ने सोचा कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकटग्रस्त हैं, तो लुप्त होने की कगार पर जा रहे हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना शुरू की गई थी जिसको बाघ परियोजना के नाम से जाना गया था। और उसका परिणाम ही आज देखने को मिलता है कि आज देश के अंदर लगभग 4700 के आसपास बाघ हैं, जो एक समय 1827 तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजना पूछा जाए तो वो कौन सी है, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो फोर्थ जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है, उसकी स्टार्टिंग की गई थी। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1988 के अंदर, 1988 में, और सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू किया गया था वो राज्य था वो उड़ीसा था। उड़ीसा राज्य में सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में देखो नाम से ही है संयुक्त, संयुक्त रूप से क्या, ग्रामवासी और वन विभाग के जो कर्मचारी थे दोनों संयुक्त रूप से वनों का प्रबंधन करते थे, वृक्षों को लगाते थे, उनकी देखरेख का कार्यक्रम था, वो दोनों की जिम्मेवारी थी एक प्रकार से। यानी कि ग्रामवासी भी और वन विभाग के जो कर्मचारी थे वो दोनों मिलकर वनों का प्रबंधन करते थे, उनकी देखरेख करते थे। ठीक है, तो ये कार्यक्रम चलाया गया जिससे भी क्या हुआ, बड़े स्तर पर वनों के संरक्षण को बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त जो वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था वो वनों का वर्गीकरण किया गया। जो देश के अंदर जो वन क्षेत्र था, अगर हमने फर्स्ट लेसन के अंदर ध्यान हो तो हमने बात की थी 1960-61 के अंदर, 1960-61 में देश के अंदर लगभग 45% वन क्षेत्र था, जो आज कितना हो गया 21.34%, यानी कि तेजी के साथ वन क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है, और 1952 की पॉलिसी के अंतर्गत कितना होना चाहिए, 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन है 21.34%। तो इतनी कमी या इतना कम वन क्षेत्र होने के कारण सरकार की जिम्मेवारी बढ़ गई कि किस प्रकार से वन क्षेत्र के अंदर बढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने क्या किया कि देश के अंदर जो वन क्षेत्र है उस वन क्षेत्र का विभाजन किया जाए। तो सरकार ने इस वन क्षेत्र को, वनों को जो है ना, वो 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी, एक तो था आरक्षित वन, एक था सुरक्षित वन, और तीसरा था वो था अवर्गीकृत वन। इन अलग अलग 3 श्रेणियों के अंदर उसने, सरकार ने विभाजित किया वनों को। सबसे पहले हम आरक्षित वनों की बात करें तो आरक्षित वनों में वे वन शामिल होते थे जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यानी कि वो वृक्ष जो महत्वपूर्ण थे आरक्षित दृष्टि से, चाहे इमारती लकड़ी के लिए या अन्य जो कामों के लिए जो महत्वपूर्ण थे, वो जो वन है वो इसके अंतर्गत आरक्षित वनों के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में वो रखे गए। ठीक है, इनमें क्या होता था, इनमें सरकार द्वारा ईंधन के लिए लकड़ी काटना या किसी भी प्रकार के वन्य जीव के शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी है व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो चाहे और कोई ग्रामवासी, वो शिकार के साथ साथ कृषि भी नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि शिकार करने पर ईंधन के लिए लकड़ी काटने
और कृषि करने पर इन वनों के अंदर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। ठीक है, तो वो वन थे वो आरक्षित वन थे। सुरक्षित वन कौन से थे? सुरक्षित वनों के अंतर्गत वे वन्य क्षेत्र शामिल किया गया था जहां पे कुछ शर्तों के साथ ग्रामवासियों को या लोगों को कह सकते हैं, उनमें ईंधन के लिए लकड़ी काटने के लिए कुछ छूट होती थी। ठीक है, शिकार करने की छूट नहीं होती थी, ईंधन के लिए लकड़ी काटने या पशुओं को चराने के लिए कुछ शर्तों पर छूट दी जाती थी। ठीक है, वो शर्त ये भी हो सकती है कि महीने में एक दिन निश्चित कर दिया जाए, ठीक है, या उनके लिए पास सिस्टम हो जाए, पास उपलब्ध करा दिया जाए। तो इस प्रकार से सरकार ने जो नए नए सिस्टम लेके आए उसके माध्यम से दूसरा जो सुरक्षित वन है वो निर्धारित किया गया। एक अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन में वो वन क्षेत्र शामिल किया गया जो एक समुदाय विशेष, एक गांव विशेष के अंतर्गत आता था। ठीक है, जिसमें ग्रामवासी उनकी देखरेख करते थे या वहां पे ईंधन के लिए लकड़ी काटने के कुछ छूट होती थी। ठीक है, या उस क्षेत्र के अंदर जो जैसे आदिवासी लोग रहते हैं वनों के अंदर, उनको उस क्षेत्र के अंदर कृषि करने की कुछ छूट होती थी, या वहां से अपने जो आसपास से जो फल फूल इकट्ठे करने की छूट होती थी। ठीक है, तो वो जो थोड़ी बहुत छूट होती थी वो अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत होती, लेकिन इसके अंदर भी कुछ शर्तों के साथ पास उपलब्ध होता था। ठीक है, या कुछ शर्तों के साथ एंट्री होती थी, लेकिन इसमें एंट्री बिल्कुल एक प्रकार से बैन थी इसमें एंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से वनों का अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभाजन किया गया, जिससे क्या हुआ, वन क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण कदम है, चाहे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में। नेशनल पार्क देश के अंदर कितने हैं? 89 है वर्तमान में। इसके अतिरिक्त 490 हैं वो वन्य जीव पशु विहार के रूप में हैं देश के अंदर आज भी। बाघ परियोजना है वो कब शुरू की गई थी? 1973 के अंदर। विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजना कौन सी है, तो वो है बाघ परियोजना। इसके अतिरिक्त संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में शुरू किया गया था। कहां पे शुरू किया गया था? उड़ीसा में सबसे पहले शुरू किया गया था। ग्रामवासी और वन विभाग के कर्मचारी साथ मिलकर इसके अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त वनों का 3 श्रेणियों के अंदर विभाजन। इस प्रकार से 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस लेसन का पूरा निचोड़ निकाल के लेके आते हैं, वो दोनों ही क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए हैं। इसमें अगर कोई परेशानी हो, कोई भी सन वगैरह है या और कोई चीज आपको परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम उसका भी निदान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, ये इस लेसन का मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, एक निष्कर्ष के रूप में निकाल के ले आ रहे हैं। और इन क्वेश्चंस में से शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, या चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, वो यहीं से निकल के आता है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा पार्ट्स में देखिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बचते हैं उसको करेंगे और इस लेसन को फिनिश करेंगे। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटा ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो चीजें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।